हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। इसका प्रीवियस ईयर मैंने अपलोड कर दिया है, नीट का प्रीवियस ईयर। अभी जेई और आईटी के प्रीवियस ईयर बनाने बाकी हैं बेटा, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, इस जून महीने में सब आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, उस हिसाब से बेटा क्या सब लोग पढ़िए, इधर उधर भटकिए मत। जिस कोचिंग, जिस संस्था के अगर गुरुकुल के बच्चे हमको सुन रहे होंगे, गुरुकुल पाठशाला के, तो बेटा हमारी बातों को फॉलो करिए। बाकी जिस संस्था के होंगे, जहाँ होंगे, जिस कोचिंग में होंगे, उनको फॉलो करिए। लेकिन ये अगर हाँ ठीक है, फॉलो कर सकते हैं बाहर के लोग भी, लेकिन जो भी गुरुकुल पाठशाला के बच्चे हैं बेटा, वो मेरी बात को ध्यान से सुने। और जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, चैप्टर करा रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा आपका डाटा खर्च होगा, ठीक है। लेकिन अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, क्यों जानते ही हैं, सारा चारा लालू खा गए, आपको पता ही होगा। ठीक है, सभी लोग कहते हैं, तो कोई इसके सिवा चारा नहीं है बेटा। तो जैसे कह रहा हूँ ऐसे करिए, उस चीज़ को फॉलो करिए। ठीक है, 75 टाइप के टेस्ट मत दीजिए। देख रहे हैं इस टाइप क्या है, 75 जगह के टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, और उसमें फालतू टाइप के कई क्वेश्चन हैं। ठीक है, सही है, सारी चीज़ें हैं, जैसे मन कर वैसे करिए। लेकिन मेरा अनुभव, और मैं अभी आपको बता भी दूंगा, देखिएगा यहीं से क्वेश्चन पिछले साल का बना भी था, उसके 2 साल पहले का बना था। तो फिर बेटा उसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में, ठीक है, मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज़ में मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में आज का टॉपिक जो है वो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। और इसमें पहला क्वेश्चन है 5.1। चलिए 5.1 स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ता और सॉल्यूशन करता रहूँगा। ठीक है, जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं उनको पूरा सॉल्व करेंगे, जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं उसको हल्का सा एक्सप्लेन करके, ठीक है, हल्का सा एक्सप्लेन करके और उसको ऑप्शन टिक करा देंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बना भी है। ए टोराइड ऑफ यन टर्न्स मीन रेडियस r and cross sectional radius a carries a current I. It is placed on horizontal table taken as xy plane. Its magnetic moment m. तो चलिए भाई पहले टोराइड जान लिया जाए क्या है। टोराइड क्या होता है? एंडलेस सॉलिनॉइड होता है। एंडलेस मतलब एक सॉलिनॉइड इस तरह से होता है, जो उसको अगर सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मोड़ देते हैं, जैसे ये देखिए, ये इनफाइनाइट लेंथ है और इसको हम इस प्रकार से मोड़ दिए, ये इस तरह से मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से मोड़ दिए, ये देखिए ऐसे हम मोड़ दिए। ऐसे थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, लेकिन तभी सही है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है बेटा, इसी में आपका करंट कैरिंग वायर इस तरह से रहते हैं। अभी उड़ीसा नीट वाले इस पे क्वेश्चन भी बना था फार्मूले में। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो याद रखिएगा, यहाँ अंदर ये बी इन लगभग 0 होती है और बी आउट जो होती है वो लगभग 0 होती है। और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? कंसेंट्रिक सर्कुलर होती है। देखिए इस प्रकार से होती है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है B = μ0 Ni होती है। इस पर भी उड़ीसा नीट में 2019 में क्वेश्चन भी बना था। अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वह B = μ0 Ni होती है। तो अब है क्या मैग्नेटिक मोमेंट? आप क्या जानते हैं? पोल स्ट्रेंथ इनटू, भाई मैग्नेटिक मोमेंट जैसे यहाँ पे हर उसमें पूछा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट आप जानते हैं स्मॉल m = m × L। तो ये देखिए, जब इनका नॉर्थ और साउथ पोल मिला है बेटा, तो इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनका डिस्प्लेसमेंट L क्या हो रहा है? वह 0 हो रहा है। तो अब ये देखो, जब L 0 हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है कि नहीं मैग्नेटिक मोमेंट? बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है? यस या नो? तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो रहा है कि नहीं? तो ये देखिए, इसके कारण क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मतलब टोराइड का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोला है कि इन नॉन जीरो एंड पॉइंट इन द जेड डायरेक्शन विद सिमेट्री। ठीक है, फिर बोला पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ टोराइड m = mz। गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा बोला है 0 अदरवाइज देयर वुड बी ए फील्ड फॉलिंग, अदरवाइज देयर वुड बी फील्ड फॉलिंग एज ए 1/r³ एट ए लार्ज डिस्टेंस आउटसाइड द टोराइड। ठीक है, मतलब 0 होता है, अगर 0 नहीं होता तो डाइपोल की तरह व्यवहार करता, लिखा ना, अदरवाइज अन्यथा, otherwise there would be a field falling as 1/r³ at a large distance outside the toroid। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। अगर 0 नहीं होता तो ये किसकी तरह, एक मैग्नेटिक मोमेंट की तरह व्यवहार करता, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही, तीसरा ऑप्शन सही है बेटा, इज 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, अदरवाइज देयर वुड बी ए फील्ड फॉलिंग एज 1/r³ एट ए लार्ज डिस्टेंस आउटसाइड द टोराइड। क्लियर? तो ये आपका हो गया 5.1 क्वेश्चन का तीसरा जवाब। कौन सा? तीसरा।
अब चलते हैं 5.2। देखिएगा क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं लेकिन बड़े दमदार हैं, ठीक है, और ईश्वर ने चाहा तो क्या है, ठीक है, इन 10 क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आपको क्या है, ठीक है, जरूर कुछ मिल भी जाएगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी 10वें क्वेश्चन को 2019 में किस प्रकार से प्रेजेंट किया था, 10वें क्वेश्चन को ही नीट 2019 में किस प्रकार से प्रेजेंट किया था। ये देखिएगा, इसी में से कई क्वेश्चन आए हैं, तो छोटी छोटी बातों को देखिएगा। कई बच्चे इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन इस 10 क्वेश्चनों में देखिएगा कुछ फार्मूले इसमें आ जाएंगे। अब चलिए 5.2 क्या कह रहा है, आइए भाई 5.2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5.2 करा कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ कैन बी मॉडल्ड बाय दैट ऑफ ए पॉइंट डाइपोल प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। द डाइपोल एक्सिस मेक एन एंगल 11.3 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ अर्थ एट मुंबई, डेक्लिनेशन इज नियरली जीरो, देन डेक्लिनेशन इज नियरली जीरो। अब जैसे भारत, ठीक है, आप जानते हैं भैया यहाँ पे क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो हमारा भारत शायद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है भाई, ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या कहा जाए, द डिक्लिनेशन वेरी बिटवीन क्या क्या, द लीस्ट डिक्लिनेशन इज 0 डिग्री, द प्लेन डिफाइन बाय द डाइपोल एक्सिस एंड अर्थ एक्सिस पासिंग थ्रू द ग्रीनविच, द डिक्लिनेशन एवरेज ओवर अर्थ मस्ट बी ऑलवेज निगेटिव। तो आप देखिए है क्या, सबसे पहली चीज डिक्लिनेशन होती क्या है भाई, 3 एलिमेंट ऑफ अर्थ होते हैं, एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, एक एंगल ऑफ डिप होता है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ बेल्ट होता है। तो है क्या यहाँ पे बेटा, जैसे ये पृथ्वी होती है, तो विलियम गिलबर्ट साहब ने कहा था कि इनको मिलाने वाली एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं, ये कहते हैं। और विलियम गिलबर्ट साहब ने कहा था कि इसमें एक मैग्नेट इंक्लाइंड है, ये देखिए मैग्नेट इंक्लाइंड है, मैग्नेट इंक्लाइंड है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, इस तरह से। ये आपका जो एंगल है वह 11.3 डिग्री, ये वेस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है। और ये जो एक्सिस है 11.3 डिग्री वेस्ट इधर की तरफ है, ऐसे ही यहाँ पर ये अभी थोड़ी बातें और मैं बता रहा हूँ, ये भी आपका 11.3 डिग्री इसको ईस्ट बोला जाता है कि नहीं। अब देखिए एंगल ऑफ डिप होता क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता क्या है, जैसे एक वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस से पास करती है उसको ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं, एक वर्टिकल प्लेन जो इससे पास करती है, और एक वर्टिकल प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करती है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच बना हुआ एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। और ये खुली किताब की तरह होता है, ये जैसे देखिए इस तरह से होता है, और ये देखिए खुली किताब की तरह इस तरह से होता है, ऐसे। ये देखिए इनके बीच में ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये आपका क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये इनके बीच का एंगल अल्फा है। ये अल्फा जो होता है वो वेरी करता है, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, कहाँ से है, 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट है। अब इनके बीच में ही कहीं मुंबई आता है, मुंबई यहीं आसपास आता है मुंबई। तो मुंबई का जो, अब जैसे मैंने डाटा देखा है, ठीक है, कुछ किताबों में डाटा दिया है, तो मुंबई का जो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है 0.58 मिनट होता है, 0.5 मिनट ईस्ट होता है शायद, ठीक है, 0.58 नहीं, वेस्ट होता है, वेस्ट ये होता है, ये मुंबई का, जो लगभग 0 के क्या है, बराबर है। हर जगह देखिए डिक्लिनेशन चेंज होता है। तो ये आपका डिक्लिनेशन 11.3 डिग्री डब्ल्यू से लेके 11.3 डिग्री ईस्ट तक होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये डाटा याद करने वाली वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बिना इसके नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें कोई और बना बिगाड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस तरह से यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो है 11.3 डिग्री वेस्ट टू 11.3 डिग्री ईस्ट तक वेरी करता है, इसलिए इसमें पहला ऑप्शन टिक किया जाएगा। दूसरा करा द लीस्ट डिक्लिनेशन इज 0 डिग्री, नहीं, ठीक है। आपका देखिए दोनों 11.3 है, ठीक है। फिर कह रहा है कि द प्लेन डिफाइंड बाय द डाइपोल एक्सिस एंड द अर्थ एक्सिस पासेस टू द ग्रीनविच, ऐसा भी कुछ नहीं है। चौथा कह रहा है डिक्लिनेशन एवरेज ओवर द अर्थ मस्ट बी ऑलवेज निगेटिव, नहीं, ऐसा भी नहीं है, निगेटिव नहीं होता है ये भाई, इधर वेस्ट भी है ईस्ट भी है, दोनों एक्सिस में है, तो केवल निगेटिव थोड़ी है ये, ठीक। तो इसीलिए इसका पहला ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए इस पर टिक किया जाए। अब चलते हैं 5.3 की तरफ।
चलो भाई 5.3 की तरफ। कैसे छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, उनको ज़रा ध्यान दीजिए। चलिए 5.3 की तरफ चलते हैं। क्या कहा जा रहा? 5.3। चलो भाई 5.3, इन ए परमानेंट मैग्नेट एट ए रूम टेम्परेचर। अब जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर परमानेंट मैग्नेट क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बच्चों, ठीक है। तो कह रहा कि द परमानेंट मैग्नेट एट ए रूम टेम्परेचर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल जीरो। आपको मैंने डाया पैरा और फेरोमैग्नेटिक में अंतर बताया है, तो ये बताइए क्या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल जीरो होता है? नहीं होता है बेटा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, डोमेन के जो कलेक्शन ऑफ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, डोमेन के कारण ये फॉर्मेशन होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल जीरो, ये रॉन्ग है। दूसरा बोला द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैव नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट विच आर ऑल परफेक्टली अलाइंड। देखिए परफेक्टली अलाइंड नहीं होते हैं, पार्शियली अलाइंड होते हैं, क्योंकि इनका जो प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, वो टेम्परेचर के अनुसार चेंज होती रहती है, तो इसीलिए वो पार्शियली अलाइंड होते हैं, परफेक्टली अलाइंड नहीं होते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डोमेन्स आर पार्शियली अलाइंड, ये सही बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और T माइनस टी सी होती है इसके लिए। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, घटती रहती है बेटा, ठीक है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक। तो डोमेन्स आर पार्शियली अलाइंड, मतलब जो डोमेन्स होते हैं वो पार्शियली अलाइंड होते हैं, ठीक है, एक रेखीय होते हैं, पार्शियली अलाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरह से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं तो उसमें ये देखिए डोमेन ऐसे दिया है, 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 फिर ये इस प्रकार से दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे दिया है। तो पार्शियली अलाइंड का मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसमें होता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जबरदस्त है, तो ये सारे अलाइन हो जाएंगे, सब एक तरफ हो जाएंगे। और टेम्परेचर अगर क्या है आपका बढ़ता जाता है तो ये क्या होंगे, टेम्परेचर के अनुसार ये क्या होंगे, पार्शियली अलाइंड होंगे, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चौथा लिखा है डोमेन्स आर परफेक्टली अलाइंड, ये गलत लिखा है, तो तीसरा ऑप्शन इसमें जबरदस्त है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनका जो डोमेन जो एक रेखीय होते हैं वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक, इसीलिए कौन सा है, तीसरा सही है इसमें। 5.4 क्या है बेटा, 5.4 आराम से ध्यान से पढ़िए, ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे मैं इसके और पार्ट को भी, ठीक है, 12th पार्ट में एक ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बचा है, ठीक है बेटा, बाकी क्या है, बस 12th पार्ट में वही वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स बचा है, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये दोनों आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी सैटरडे तक फाइनल करके आपके सामने क्या है, फिर फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे हम, पूरा 12th पार्ट फाइनल हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 5.4 में क्या कह रहा है, 5.4 आपका क्या कहा जा रहा है, कंसीडर द टू आइडियलाइज्ड सिस्टम, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द लार्ज प्लेट एंड ए स्मॉल सेपरेशन। पहला क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे भी होंगे, चाहे सर्कुलर हो चाहे वो हो, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है, मतलब एरिया जो है वह ज़्यादा है डी से। और दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस क्या कर रहा है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल ग्रेटर देन आर, मतलब इनफाइनाइट लेंथ की सोलिनॉइड है। चलिए भाई इनफाइनाइट लेंथ की सोलिनॉइड है, ठीक है, ये देखिए इनफाइनाइट लेंथ की सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड है, ये इसका कहने का मतलब हो गया, ठीक है। करा इन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड इन फर्स्ट, इज आइडियली ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड, मतलब कह रहा है कि ई जो है आइडियली ट्रीटेड अंदर की तरफ होगा, बिटवीन प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड, जीरो आउटसाइड, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेकंड कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज द कांस्टेंट इनसाइड द सोलिनॉइड एंड जीरो आउटसाइड, कांस्टेंट इनसाइड, हाँ भाई अंदर की तरफ क्या होता है, बोल दो भाई, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है कि नहीं, अंदर की तरफ होता है। दीज आइडियलाइज्ड एजम्पशंस हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट फंडामेंटल लॉज ए बिलो, ठीक है,
मतलब कौन सा इसमें से इसका विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे क्या विरोध कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कर रहा है। केस फर्स्ट कंट्राडिक्ट्स गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, नहीं, ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है पहला भैया, पहला तो सपोर्ट कर रहा है। पहला तो ये बता रहा है कि गॉस लॉ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या ये कंट्राडिक्ट विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध नहीं है, तो सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई, इसके अंदर का चार्ज लिया जाएगा, बाहर का तो चार्ज लिया नहीं जाएगा, केवल अंदर का चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, ये तो सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वह गलत है, क्योंकि गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ये देखिए ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमेशा क्यू जो होता है वह क्लोज सरफेस का चार्ज होता है, तो इसीलिए फर्स्ट क्या है, गलत है। फिर कह रहा है इन फर्स्ट केस, तीसरा वाला इन फर्स्ट केस विथ ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो। तो ये बताइए, यहाँ सरफेस एरिया लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ सरफेस एरिया लिया जाएगा, ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो नहीं लिया जाएगा भाई। गॉस लॉ का मतलब सरफेस इंटीग्रल होगा, तो ई डॉट डी एल यहाँ लेना ही नहीं है। तो कह रहा कि ई डॉट डी एल इक्वल टू जीरो, नहीं, ये भी एग्री नहीं है हम। यहाँ ई डॉट डी एल है। आप जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको बताया है कि डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नीट वाला मैंने सीरीज है अपलोड कर दिया है, नीट प्रीवियस ईयर का, उसके पहले मैंने थियरी भी बताया है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट वेरी करता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट वेरी करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे ई डॉट डी एल इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, ये देखिए इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई क्या होता है, डी टी होता है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे सही नहीं है, तो तीसरा भी यहाँ पे क्या है बेटा, गलत है। पहला भी गलत है और तीसरा भी गलत है। फिर क्या करा, चौथा करा है केस सेकंड। चलिए केस सेकंड में देख लेते हैं। केस सेकंड, फोर्थ वाला केस सेकंड करा कॉन्ट्रडिक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट्स एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इन। ठीक है, एच डॉट डी एल इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्ट्स है, ये विरोध कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, ये सही होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। आप जानते हैं कि बी अपॉन म्यू नॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, आई। और आप जानते हैं कि बी अपॉन म्यू नॉट को आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, एच एच एच, बी अपॉन म्यू नॉट को आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो एच डॉट डी एल इक्वल टू आई। तो ये बताइए, इसी को एमएमएफ कहा जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटोमोटिव, जैसे ईएमएफ नहीं होता है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, पुराना सीपीएमटी और यूपी2 होता है तो उसमें पूछा गया एमएमएफ क्या है, तो एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और ईएमएफ और एमएमएफ का रेशियो क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ईएमएफ और एमएमएफ का रेशियो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये जो ऑप्शन है बेटा, ये कंट्राडिक्ट्स नहीं है, विरोध नहीं है, ये तो सपोर्ट है। तो इसीलिए आपका क्या है, ये जो कह रहा है, मतलब चौथा कह रहा है, वो भी आपका क्या है, गलत है। तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा। अब दूसरा, इसका मतलब दूसरा पक्का सही होगा। देख लेते हैं दूसरा क्या कह रहा है। केस सेकंड कंट्राडिक्ट्स गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बेटा, होता क्या है, ये केस सेकंड में गॉस कह रहा कि ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड का ये विरोध कर रहा है केस सेकंड। तो गॉस लॉ होता क्या है, इन मैग्नेटिज्म बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है। ध्यान दीजिएगा, बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो ये बताइए, बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम प्रूफ करते हैं। ये देखिए एम्पियर सर्कुलर लॉ, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो इसका मतलब यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है। तो इसीलिए सॉरी, कॉन्ट्राडिक्ट बी डॉट डी एस इक्वल टू क्या, जीरो। तो बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो का ये क्या है, कह रहा है कि विरोध कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या सही कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप सोलिनॉइड या टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करते हैं तो एम्पियर सर्कुलर लॉ से ऑब्टेन करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सही है, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, यानी सेकेंड वाला यहाँ पे क्या है, सही है। कौन सा सही है, सेकेंड वाला। ये ध्यान दीजिएगा, आप इसको एम्पियर सर्कुलर लॉ से ऑब्टेन करते हैं। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म का ये क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, इसीलिए इसमें सेकेंड वाला सही है। ठीक, तो ये हो गया 5.4 का सेकेंड। अब चलते हैं 5.5। 5.5 भी कई जगहों पे आया है, जेईई में पूछा गया है। चलिए 5.5 देखते हैं क्या कह रहा है।
चलो भाई 5.5 कह रहा है ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शो ए नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ 8 एम्पियर पर मीटर। नेट मैग्नेटाइजेशन 8 एम्पियर पर मीटर। चलिए भाई, नेट मैग्नेटाइजेशन जानते हो क्या होता है? आई होता है। आई क्या हो रहा है? ये 8 एम्पियर पर मीटर है। ए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, ठीक है। आई क्या होता है? एम बाई वी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। एच क्या होता है? बी अपॉन क्या? म्यू। और याद रखिएगा एच इक्वल टू क्या होता है? एन आई होता है, ठीक है। जहाँ आई करंट है और एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ये ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है यहाँ पर? पैरामैग्नेटिक शो नेट मैग्नेटाइजेशन, ये I1 इक्वल टू 8 एम्पियर पर मीटर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एच है वही बी है। देखिए एच और बी में म्यू का रिलेशन है, ठीक है। तो H1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B1 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 0.6 टेस्ला। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो लिया ही जा सकता है ना, ठीक है। अब क्या कर रहा है? टेम्परेचर T1 इक्वल टू 4 केल्विन है। कह रहा है क्या बेटा? व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B2 इक्वल टू 0.2 टेस्ला। और कह रहा है कि टेम्परेचर T2 इक्वल टू कितना? 16 केल्विन। और कह रहा है बेटा I2 क्या है? ज्ञात करो। तो अब ये देखिए, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी बताया है, ठीक है। एकदम छोटा फार्मूला, नीट वाली सीरीज में मैंने इसको बताया था कि काई सस्पिटेबिलिटी जो होती है, काई जो होती है I बाई एच इक्वल टू सी बाई टी होती है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, काई इक्वल टू I बाई एच इक्वल टू सी बाई टी होता है, ठीक है। एच जानते हैं, एच की जगह नहीं अगर रखते तो बी रखना पड़ता आपको, और दोनों में म्यू कॉमन आता, म्यू कट जाता, ठीक है। तो ये बताइए I बाई एच इक्वल टू सी बाई टी। तो ऐसे ही क्या होगा? I1 अपॉन H1, या I1 इक्वल टू क्या हो गया? C तो कॉमन होगा, H1 अपॉन T1। और I2 इक्वल टू क्या होगा? CH2 अपॉन T2। या ये बताइए I2 अपॉन I1 या H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 या T1 अपॉन T2। हो गया? सब कुछ पता है आपको। I1 ये देखिए कितना पता है? I2 निकालना है। तो I2 इक्वल टू I1 कितना है? I1 है 8। H2 कितना है? H2 है आपका 0.2। H1 कितना है? 0.6। T1 कितना है? 4। T2 कितना है? 16। अब देख लीजिए क्या हो गया? 4 से 4 गया और ये 4 से 2 गया, ठीक है। ये 2 से 3 गया, यानी 2 बाई कितना हो गया? 3 एम्पियर पर मीटर। क्या है कोई ऑप्शन? बोलिए भाई, क्या है कोई ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है बेटा? दूसरा ऑप्शन। तो इस रूल को याद रखिएगा, सस्पेटिबिलिटी इक्वल टू मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यूरी कांस्टेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये काई इक्वल टू I बाई एच सी बाई टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका हो गया 5.5। अब चलते हैं 5.6 पे चलते हैं। क्या कर रहा है 5.6 पे? क्या है, ठीक है। 5.6 पे क्या कर रहा है? चलिए भाई 5.6 पे चलते हैं। चलो भाई 5.6 क्या है, कैसे है? कह रहा है कि यस इज द सरफेस ऑफ लंप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सरफेस ऑफ लंप ऑफ मैग्नेटिक ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब यस जो है एक सरफेस है, सरफेस ऑफ ए लंप, यस इज द सरफेस ऑफ ए लंप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब कोई भी सरफेस है, कोई भी है, कैसे भी है, उसमें एक यस जो है वह क्या है? लंप है। ये देखिए यस क्या है यहाँ पे? सरफेस एरिया, लंप है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो फिर कह रहा है कि द लाइन्स ऑफ बी आर नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस यस। तो सबसे पहली चीज़ बेटा एक बात याद रखी रहिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं,
जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वह कॉन्टिन्यूअस होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे क्या है प्रवेश करती हैं और फिर साउथ से नॉर्थ पे जाती हैं। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, इन पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कोई बीच में लंप माने कोई एकत्रित चीज हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी एकत्रित मटेरियल हो गया, कलेक्टिव मटेरियल हो गया, लंप का मतलब एकत्र होना, ठीक है। अगर कोई भी कलेक्टिव मटेरियल हो गया तो उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पे कोई फर्क क्या है नहीं पड़ता है भाई, उसका उस पर कोई फर्क क्या है नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्टिन्यूअस होती हैं। तो इसीलिए जो पहला है कि लाइन बी आर नेसेसरी कॉन्टिन्यूअस अक्रॉस यस, तो इसका मतलब यस के क्रॉस जो लाइंस होंगी वो कंटिन्यूअस होंगी, यानी पहला ऑप्शन जो है इसमें वह क्या है सही है। देखिए किसी भी मैग्नेट में आप देखते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे इस तरह से फिर आती हैं ऐसे, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे इस तरह से आती हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे आती हैं, तो ये कंटिन्यूअस होती हैं, ठीक है। अब क्या करा, सम लाइंस ऑफ बी मस्ट बी डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस एच, नहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं, दूसरा गलत है। तीसरा करा लाइंस ऑफ एच आर नेसेसरी कंटिन्यूअस अक्रॉस एच। अब देखिए एच में थोड़ा सा क्या है, जैसे एच क्या होता है बेटा, एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू होता है, और आप जानते हैं कि म्यू क्या होता है, म्यू नॉट और म्यू आर होता है। क्यों, आपको मालूम है, मालूम होगा, जरूर पक्का मालूम होगा कि मीडियम की परमिबिलिटी होती है, और मीडियम की परमिबिलिटी जो होती है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिबिलिटी का प्रोडक्ट होती है। तो अब ये बताओ एच पे क्या है, म्यू आर जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। तो जहां म्यू आर ज्यादा होगा वहां पे एच कम हो जाएगा, जहां म्यू आर कम होगा वहां एच क्या होगा ज्यादा होगा। म्यू आर की वैल्यू डाया मैग्नेटिक के लिए 1 से कम होती है, पैरा के लिए 1 से ज्यादा होती है, और फेरो के लिए बहुत ज़्यादा होती है कि नहीं भाई, ये ध्यान रखिएगा। फेरो के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 10⁻³ के ऑर्डर का होता है या 10⁻² के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। उसी तरह से एच और ये, तो ये बताइए जब ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, यानी वेरी करेगा, वेरी करने का मतलब कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस आएगा। तो इसीलिए इसमें कौन सा चौथा भी सही है, ठीक है। मतलब क्या है, ये जो बी है, ये बी, अब इसको उल्टा मत कर देना कि सर आप ऐसे किए हैं, ऐसे क्यों नहीं कर दे रहे हैं। हाँ देखिए ये वेरी करने लगा, नहीं ये कहाँ ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा मत करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एच जो है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो म्यू आर के अनुसार चेंज होगी, यानी म्यू आर बढ़ेगा। तो इसीलिए कौन सा फर्स्ट और इसमें फोर्थ सही है, यानी पहला और चौथा सही है इसमें, ठीक है ना, फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक। अब चलते हैं 5.7 पे। 5.7 डिफिनीशन वाला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5.7 चलिए भाई 5.7 देख लीजिए क्या कर रहा है। 5.7 कह रहा है कि द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाई इन, द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाई इन, किसमें लाई करता है। सबसे पहली चीज आप जानते हैं कि एटॉमिक करंट्स, भाई करंट्स आप जानते हैं कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और स्टेट का एक्सपेरिमेंट है, और स्टेट ने बताया था कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, 1820 में बताया था, ठीक है। 1820 में ओरस्टेड ने, 1820 में ओरस्टेड ने सबसे पहले, ठीक है, इस बात को बताया था कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, नहीं, ये सब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म नहीं है, ठीक है। इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है वह स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो होता है वह डायामैग्नेटिक कैसे प्रॉपर्टी शो करता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डाया कैसे शो करता है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक कैसे शो करता है, पैरामैग्नेटिक शो करता है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फेरोमैग्नेटिक कैसे शो करता है, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन। तो आखिरकार बताइए पैरामैग्नेटिक में क्या है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट और फोर्थ सही होगा, यानी फर्स्ट और फोर्थ सही है इसमें, फर्स्ट और फोर्थ सही है, ठीक है। सेकंड और थर्ड इसमें सही नहीं है। अब आ जाइए 5.8, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5.8 आ जाइए,
चलिए भाई 5.8 क्या कह रहा भाई? 5.8 कह रहा है कि ए लॉन्ग सोलिनॉइड हैज 1000 टन्स पर मीटर। एक लॉन्ग सोलिनॉइड है 1000 टन्स पर मीटर है, यानी उसका स्मॉल एन दे दिया है, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल इक्वल टू 1000 टन पर मीटर दे दिया है। करंट जो दे दिया है बेटा 1 एम्पियर दे दिया है। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी जो दे दिया 1000। द कोर इज द हीटेड बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर। बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर, बियॉन्ड द क्यूरी टेम्परेचर का मतलब काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T माइनस TC। ध्यान दीजिएगा, काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस क्या TC होता है। तो बियॉन्ड, ठीक है, उसको हीट कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए क्या कर रहा है, द एच फील्ड इन द सोलिनॉइड इज अनचेंज्ड बट द बी फील्ड डिक्रीज, ठीक है, ड्रास्टिकली। मतलब कह रहा कि एच फील्ड जो सोलिनॉइड का है अनचेंज्ड है, नहीं बदल रहा है। एच का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं बदल रहा है, एच का मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं बदल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जो बी है वह काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज करेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्या है। सबसे पहली चीज़ अभी आपको पता होगा कि एच इक्वल टू क्या होता है, बताइए। एच इक्वल टू, एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है, जैसे किसी के अंदर सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी इक्वल टू म्यू नॉट NI होती है। लेकिन आप जानते हैं बी अपॉन म्यू नॉट को आप एच कहते हैं। बोलिए भाई, कहते हैं कि नहीं? सबको बच्चे को पता होगा। अब देखिए एच इक्वल टू एन कितना हो गया 1000 और आई कितना हो गया 1। तो एच इक्वल टू कितना हो गया ये बताइए 1000 हो गया कि नहीं? तो ये एच बताइए क्या किसी म्यू आर और काई पे डिपेंड कर रहा है? एच म्यू आर और काई पे यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए कहीं कर रहा है, देखिएगा सबके लिए अलग अलग बातें हैं यहाँ पे भाई, ठीक है। किसी को किसी से कंपेयर मत करिएगा। जैसे इसके पहले वाला था जो एच इक्वल टू बी बाई म्यू आर था, वह सॉलिनॉइड के लिए हमने नहीं बताया था, वह सॉलिनॉइड के लिए कोई लंप था मैग्नेटिक मटेरियल का। तो अब ये क्या है सॉलिनॉइड के लिए? सॉलिनॉइड में आपको हमने बताया कि एच इक्वल टू कितना हो गया 1000। तो ये देखिए एच क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा कि नहीं एच, ठीक है। और आप जानते हैं कि क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी घटती है और वह फेरो से पैरा में बदल जाता है। तो इसका मतलब बहुत तेजी से घटी होगी, तभी तो अब फेरो से पैरा में बदल गया, फेरो से पैरा में बदल गया। तो इसीलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ड्रास्टिकली क्या डिक्रीजिंग, क्या लिखा है, फील्ड डिक्रीज ड्रास्टिकली, यानी काफ़ी तेजी से डिक्रीज करता है, काफ़ी तेजी से डिक्रीज करता है। तो इसीलिए इसमें कौन सा पहला ऑप्शन 100% क्या है, सही है। चलिए भाई, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि एच एंड बी फील्ड इन द सोलिनॉइड आर नियरली अनचेंज्ड। नहीं, ऐसा नियरली लिखा दिखाई दिए हैं हम कि एच क्या हो रहा है इसमें, देख ही रहे हैं आप लोग। द मैग्नेटाइजेशन इन द कोर रिवर्स डायरेक्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फोर्थ कह रहा है द मैग्नेटाइजेशन इन द कोर डिमिनिश बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट 10⁸। मतलब जो मैग्नेटाइजेशन इन द कोर है, मतलब जो बी कह रहा है वह डिमिनिश, ठीक है, बाय द फैक्टर ऑफ 10⁸। 10⁸ के फैक्टर से ये क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, ठीक है, कैसे डिक्रीज कर रहा है। मतलब वो जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पूछा गया है उसका ये पूछा गया है, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी पूछने का मतलब है। तो ये बताइए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई होता है। तो अगर म्यू आर 1000 है तो उसके लिए लगभग क्या होगा, म्यू आर और काई आपस में बराबर होंगे। भाई एक ही का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो एक ही का डिफरेंस है तो म्यू आर और काई आपस में बराबर होंगे, बोले होंगे कि नहीं? अब ये बताइए, ठीक है, काई जो हो गया, काई किसकी बात कर रहा है भैया? काई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कितना हो गया, लगभग 10⁻³ हो गया। और ये देखिए काई जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का, ध्यान दीजिएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब इसमें डाटा दिया नहीं है, डाटा देना चाहिए, 10⁻⁵ होता है, इसमें देना चाहिए, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का 10⁻⁻ क्या होता है, 5 होता है। ये देखिए 10⁻⁵ होता है। तो काई फेरो का और काई पैरा का ये हो गया 10⁻³ कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे तो 10 कितना आएगा, 8 आएगा। या काई, ठीक है, पैरा का क्या आएगा, काई फेरो
अपॉन 10 टू पावर 8 आएगा। तो बताइए क्या कह रहा है कि मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो काई का है वो 10 टू पावर 8 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो काई पैरा का हुआ, देखिए काई फेरो का 10 टू पावर 8 टाइम्स है, 10 पावर 8 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन भी सही होगा, द मैग्नेटाइजेशन इन द कोर डिमिनिशेस बाय ए फैक्टर ऑफ 10 टू पावर 8। ठीक है, 10 टू पावर 8 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है कि नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसीलिए इसमें कौन सा फर्स्ट और फोर्थ सही है, कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 5.8 क्वेश्चन। अब चलते हैं 5.9 क्वेश्चन देखते हैं। 5.9 क्वेश्चन, चलिए भाई 5.9 क्वेश्चन। चलिए भाई 5.9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5.9 क्वेश्चन कर रहा है बेटा, इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पहले आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकना, मतलब किसी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो उसको हम शील्डिंग कहते हैं, शील्डिंग। अब मैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रोकना। तो क्या करा, इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय ए कंडक्टिंग शेल। आप जानते हैं कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रवेश नहीं करती हैं। ये देखिए कोई लाइंस होती है सीधे निकल जाती है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रवेश नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये तो क्या रीजन है, शेल एंड मैग्नेटिक शील्ड ड्यू टू इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय ए कंडक्टिंग शेल एंड मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग इज ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग में क्या अंतर है, कैसे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला करा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन एंड ऑन द चार्ज। ठीक है, चार्ज एंड कंडक्टर्स हैव फ्री चार्ज। फ्री चार्ज का मतलब इसके सरफेस पे चार्ज होता है, तो सही बोल रहा है। ये देखिए ये एंड करता है, भाई एंड करता है, ये ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूअस चलता है, ये क्या, ये पॉजिटिव से निकलता है और निगेटिव पे एंड करता है, लेकिन निगेटिव से निकलकर फिर पॉजिटिव पे तो जाता नहीं है ना, तो अगर फिर वहाँ से जाता तो क्या रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, वह एंड हो जाता, ख़त्म हो जाता है। तो ख़त्म हो जाएगा तो ज़रूर वह शील्डिंग का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन सही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन एंड ऑन चार्ज एंड कंडक्टर्स हैव फ्री चार्ज, मतलब जो कंडक्टर जिसके ऊपर ठीक है फ्री चार्ज होते हैं उस पर ये एंड करता है। देखिए एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्लस से निकलता है और माइनस पे एंड हो जाता है, फिर इधर से आता है नहीं ना, ठीक है भाई, इधर से तो नहीं आता है ना, प्लस से निकलता है और माइनस पे एंड हो जाता है। तो ये पहला ऑप्शन सही लग रहा है। दूसरा, लाइन बी कैन ऑल्सो एंड बट कंडक्टर कैन नॉट एंड देम। नहीं, लाइन बी कहाँ एंड होती है, अरे आप पढ़े हो, मैग्नेट पढ़े हो, कहीं लाइन बेंड से साउथ नॉर्थ है, यहाँ से लाइन निकलती है, ये यूँ आई फिर आ गई, तो ये बताइए जब लाइन कहीं एंड नहीं होगी तो मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग कहाँ पॉसिबल होगी, ये तो नहीं पॉसिबल होगी ना, मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है, दूसरा क्या है एकदम सरासर, यानी पहला सही है और दूसरा क्या है एकदम गलत है। तीसरा क्या करा, लाइंस ऑफ बी कैन नॉट एंड, हाँ ये सही बोला है, लाइंस ऑफ बी कैन नॉट एंड, देखो कहीं एंड हो रहा है, कैन नॉट एंड ऑन एनी मटेरियल एंड परफेक्ट शील्डिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब परफेक्ट शील्डिंग नहीं पॉसिबल होगी, परफेक्ट शील्डिंग नहीं पॉसिबल होगी। इसका मतलब तीसरा क्या है, सही है, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वह कहीं एंड नहीं हो रही हैं, इसीलिए परफेक्ट शील्डिंग का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होना वह पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करा है, चौथा ऑप्शन, शेल ऑफ हाई परमिबिलिटी मटेरियल, हाई परमिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, शेल ऑफ हाई परमिबिलिटी मटेरियल कैन बी यूज टू डाइवर्ट लाइंस ऑफ बी फ्रॉम द इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन मतलब कहा जा रहा है कि सेल ऑफ हाई परमिबिलिटी, अगर हाई परमिबिलिटी रहता है तो हाई परमिबिलिटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी अगर हाई परमिबिलिटी का होगा तो मान लीजिए कोई भी हाई परमिबिलिटी का शेल है, शेल ने कहा जा रहा है, शेल का मतलब हाँ हाई परमिबिलिटी का शेल, ये देखिए हाई परमिबिलिटी का शेल कहा जा रहा है। तो ये बताओ जब हाई परमिबिलिटी का शेल होगा तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर होंगी उसको अब बाहर सरफेस पे बुला लेगा,
भाई हाई परमिबिलिटी है ना मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा है, तो उसको वह सरफेस पे बुला लेगा। ठीक है, जिसका मतलब क्या है, ठीक है, कि अगर सेल ऑफ हाई परमिबिलिटी मटेरियल कैन बी यूज्ड टू डाइवर्ट लाइन ऑफ बी फ्रॉम द इंटीरियर रीजन। मतलब क्या होता है, इसके अंदर से वो बाहर क्या है उसको डाइवर्ट कर देगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को वो क्या कर सकता है, डाइवर्ट कर सकता है, अगर हाई परमिबिलिटी का मटेरियल हो। तो यानी ये चौथा ऑप्शन भी यहां पे क्या होगा, सही होगा। तो कौन सही है, 1, 3 और 4, दूसरा नहीं सही है। ठीक है ना भाई, तो ये हो गया 5.9। और ये देखिए 5.10। अब बेटा देखो यही 5.10 क्वेश्चन है जो इस साल 2019 के नीट में पूछा गया था, और इसको बहुत बच्चे गलत करके आए थे। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कितना इंपॉर्टेंट है। इधर उधर जो भटक रहे हैं आप लोग, मैं बार बार स्टूडेंट से कहता हूं कि इधर उधर मत भटकिए, एनसीईआरटी को जरूर लगा लीजिए। नीट के लिए खास करके, भाई जेईई और एडवांस के लिए हैं तो उनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा, लेकिन नीट वाले जो स्पेशली बच्चे हैं उनको मैं कहता हूं एग्जाम्पलर जरूर लगाइए। अब आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही क्वेश्चन एकदम क्या था 2019 के नीट में आया था, और बहुत बच्चे हमसे पूछें कि सर ये कैसे होगा, अगर इसको पढ़ के जाते तो कोई गलत नहीं करता। करा है कि 5.10 स्क्रीन पे चल रहा है, द लेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ मॉडल्ड बाय द पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल एट द सेंटर ऑफ अर्थ, द एंगल ऑफ डिप एट पॉइंट ऑन द जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, करा कि एंगल ऑफ डिप एट ए पॉइंट ऑन द जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, करा कि एंगल ऑफ डिप क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप क्या है भैया, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एंगल ऑफ डिप क्या होता है, देखो एट पोल पे ये 90 डिग्री होता है एंगल ऑफ डिप, पोल पे क्या होता है 90 डिग्री। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कुछ भी मतलब प्लस होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है, 0 होता है। ये देखिए इक्वेटर पे, आप जानते हैं पृथ्वी इक्वेटर पे ये क्या होता है, कौन सा इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। कौन सा, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैं मैग्नेटिक इक्वेटर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जब आप पृथ्वी पढ़ते हैं तो वहां पे एक होता है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और जो मैग्नेट माना जाता है वह होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ये देखिए ये होता है मैग्नेटिक इक्वेटर, और ये आपका है ज्योग्राफिकल इक्वेटर। कौन सा है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हम सारी बात करते हैं। जैसे एक खुली किताब है आपका, ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, और ये देखिए ये इस तरह से मैग्नेटिक मेरिडियन है। कौन है ये, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, पृथ्वी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। देखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन में आएगी। मैग्नेटिक मेरिडियन में मतलब जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है, मतलब ये मैग्नेट यही रखा होता है, अभी शुरुआत में भी हमने बताया है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में। तो इसके और इसके बीच का जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो अब ये बताइए, इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन क्या कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे का पोर्शन कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। और ये मैग्नेटिक पोल पे, देखिए मैग्नेटिक पोल पे 90 डिग्री होती है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 डिग्री होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये पॉजिटिव होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में देखिएगा, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 2019 नीट में जो क्वेश्चन आया था बेटा, अब देखिए बहुत लोग गलत किए थे, अब देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन बेटा क्या है, पूछा जा रहा है। तो 2019 नीट में ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये कहा गया था कि अगर डेल्टा प्लस 25 डिग्री है और डेल्टा माइनस 25 डिग्री है तो ये क्या बता रहा है, इसका मतलब बता रहा है प्लस 25 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और माइनस 25 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। अगर ये 10 क्वेश्चन लगा के गए होते तो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होता, उसी की वजह से कई लोगों का सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, जो लोग सुन रहे होंगे, ऐसे कई स्टूडेंटों को मैं जानता हूँ 4-5 नंबर से उनका सिलेक्शन रुक गया, और वह ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, वो समझ ही नहीं पाए थे। तो ये चीज़ बेटा ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, पोल पे 90 डिग्री, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पॉजिटिव, इक्वेटर पे 0, सदर्न हेमिस्फीयर पे निगेटिव। तो क्या करा इसमें,
ठीक है, इज ऑलवेज जीरो, करा हमेशा, कहाँ हमेशा जीरो है, तो वेरिएशन में है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, कैन बी जीरो एट स्पेसिफिक पॉइंट, देखिए स्पेसिफिक पॉइंट पे जीरो है कि नहीं, कहाँ जीरो है, मैग्नेटिक इक्वेटर पे। फिर करा कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, हाँ सही है, पॉजिटिव और निगेटिव भी है कि नहीं। और करा इज बाउंडेड, भाई बाउंड भी है, ऐसा तो है नहीं कि 180 डिग्री हो रहा है, अरे बहुत उड़ के होगा तो जीरो होगा, ठीक है, 90 होगा, फिर माइनस में आएगा, फिर 90 होगा, मतलब 90 के बीच में ही रह रहा है, तो बाउंडेड है, बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 90 के ऊपर 360 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, 270 डिग्री हो जाए, नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो देख रहे हो ये, ठीक है, एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जलवा एकदम वही हूबहू उतार दिया जा रहा है, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, 10, 12, 15 एक एक्सरसाइज में है, और मैं इसकी सीरीज सेकंड पार्ट का मैक्सिमम मैंने सॉल्व करा दिया। अब रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मुझे देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा, तो आपके सामने वो भी आ जाएगा। तो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ प्लीज़ उसको ध्यान दें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये 10 का दम आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।